जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताऊंगा। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, सोचो ये ऐसे व्यक्ति थे जो देश से बाहर में रह करके भी तकरीबन 40 से 50 हजार की फौज खड़ा कर दी। और वो वैसी फौज उन्होंने तैयार किया कि जो हमारे देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा 24/7 रेडी था। सोच के देखो, आपके पड़ोसी, आपके अगल बगल लोग या आपके दोस्त आपके लिए मर मिटने के लिए रेडी नहीं, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी नहीं। ये इंसान, ये पूजनीय इंसान, ये क्रांतिकारी इंसान जो देश से बाहर रह करके तकरीबन 40 से 50 से 80 से 90 हजार की फौज इन्होंने तैयार कर दी। ये ऐसे व्यक्ति बहुत पूजनीय व्यक्ति है। इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। और भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैं कहता हूं कि देश के हर किताब, जिस तरह आप गांधीवादी पढ़ते हो, जिस तरह आप भगत सिंह वाद पढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस वाद का सिद्धांत हर किताब में पढ़ाना चाहिए, ताकि इनके पराक्रम का विजय हमें गाथा गाया जा सके और बताया जा सके। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और इनके माता का नाम प्रभावती था। बड़ा लाड प्यार से इन पूजनीय व्यक्तियों को इन्होंने परवरिश दिया, और परवरिश ऐसा दिया, पढ़ाया, लिखाया, समझाया, बुझाया, और ये सोचा कि बड़ा होकर के हम अपने बच्चे को आईएएस की तमन्ना थी। इनके पिताजी खुद एक बहुत बड़े वकील हुआ करते थे, सरकारी वकील हुआ करते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद सरकारी वकील को छोड़ करके प्राइवेट वकील को अपना लिए, मतलब प्राइवेट वकील बन गए। ये इनके बारे में थोड़ी सी कहानी है। ये इनके बारे में एक और कहानी है कि ये 1920 के आसपास इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस का एग्जाम, जो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम उस समय माना जाता था, तो उन्होंने आईसीएस का एग्जाम पास किया। और आईसीएस एग्जाम पास करने के बाद आपको कुछ मंथ आपको लंदन में रहना होता था, इंग्लैंड में रहना होता था, ताकि आप ब्रिटिश के कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, बिल्कुल जो भी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल था उसको जीने के लिए और सिखाया जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उस चीज को त्याग दिया और पास किया। पास के कुछ महीने बाद इन्होंने रिजाइन मार दिया। रिजाइन मारने के बाद वो सीधा कलकत्ता आ गए। कलकत्ता आकर के इन्होंने बहुत सारे क्रांतियां करी। और ये 1939 में सबसे पहली बार कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अरे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, आप ऐसे व्यक्ति समझ में आ रहा है आपको कि एक तरफ कांग्रेस के जब अध्यक्ष को चुना जा रहा था तो एक तरफ पट्टाभी सीतारामैया थे और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी थे। पट्टाभी सीतारामैया वो जो महात्मा गांधी के साले थे। ये दोनों के बीच में ये डिसाइड किया जा रहा था कि कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष। 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया इन्होंने, और हराने के बाद ये अध्यक्ष बन गए। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। कहते हैं ना कि दिमाग में अगर कुछ और चल रहा होता है तो आपका बॉडी वो उस जगह पर आपको लेकर के चला जाता है। इसलिए सोच बड़ी सोची। तो 1939 के आसपास इन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। 1940 आते आते और 1941 आते आते आप ये देश देखो, 16 से 17 जनवरी 1941 को ये देश से बाहर किसी तरह भागने में सफल रहे। मतलब कि इनके पीछे बहुत सारे पुलिस वाले लग गए थे, बहुत सारे खुफिया एजेंसी जो था वो लग गए थे, और ये किसी भी तरह कलकत्ता से पेशावर गए। कलकत्ता से पेशावर के बाद अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान से जर्मनी गए। जर्मनी में 2 साल रहने के बाद उन्होंने जर्मनी के पनडुब्बी से जापान 1943 के आसपास वो जापान पहुंचे। जापान में रह करके उन्होंने 1943 के आसपास आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने किया। और जब आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने जब किया तो आप विश्वास नहीं करोगे, एक दो व्यक्ति नहीं, तकरीबन 85,000 से ज्यादा इन्होंने एक फौज तैयार कर। और उस फौज में बहुत सारे गुप्तचर लोग हुआ करते थे। और उस गुप्तचर कहते हैं ना कि जब कोई आप संस्था बनाते हो, जब कोई आप पार्टी बनाते हो, तो उसके पीछे भी बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे गुप्तचर मरते हैं, बहुत सारे सीआईडी मरते हैं। उसमें से एक नाम जो ज्यादा नाम आता है, नीरा आर्या। नीरा आर्य एक ऐसे गुप्तचर थे, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के एक सिपाही हुआ करते थे जो गुप्तचर के रूप में काम करते थे। इनके पति खुद सीआईडी थे, और जो सीआईडी थे वो ब्रिटिश के प्रति वो काम करते थे। तो आप विश्वास नहीं कि जब इनको पता चला कि हमारा जो हस्बैंड है सुभाष चंद्र बोस जी को मारने के तत्पर रेडी है, तो इन्होंने अपने देश के लिए और सुभाष चंद्र बोस के लिए, ये चलता फिरता भारत को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति थे, इन्होंने अपने देश के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, और इन्होंने अपने पति को मरवा दिया। कौन? नीरा आर्य। 1945 के जब आसपास, जब उनको ऐसा लग रहा था, 8 अगस्त 1945 को उनकी जहाज ताइवान में खो गई थी और तब पर भी विश्वास नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस जी मारे गए। तब उस समय भारत की पहली महिला जो गुप्तचर थी, जासूसी थी, वो पकड़ा गई। पकड़ाने के बाद उन्होंने बोला कि आप बताओ सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ हैं। उन्होंने बार बार चिल्ला करके बोल रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जी मर गए। आप भी न्यूज सुनते हो, आप भी टीवी सुनते हो, उसमें बताया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस जी मर गए। फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी बोलते थे कहाँ, बताओ कहाँ है, तो बोलते थे मेरे दिल में। तो उनके एक बख्श, उनको वहां के जो पुलिस वाले थे, कुछ इंडियन भी थे, कुछ ब्रिटिश से, उनका एक बच्च को काट दिया गया। ऐसे महान क्रांतिकारियों को बिल्कुल हम नमन करते हैं, जो अपने देश के लिए अपने पति को मरवा दिए, अपने देश के लिए अपना बख्श पटवा लिए। उसके बाद 1998 में ये मृत्यु हो गए, काफी बुजुर्ग हो गए थे, ये मर गए।
सुभाष चंद्र बोस जी के काफी चहेते व्यक्ति कौन थे? रास बिहारी बोस थे। ये देखिए उनका फोटो है, रास बिहारी बोस थे। ये भी आपको कलकत्ता कटक से थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के जो हेड थी लक्ष्मी सहगल, ये लक्ष्मी सहगल थी। 1998 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण, इनको अवार्ड दिया गया था। और ये मोहन सिंह थे। ये मोहन सिंह प्रथम सिख जो हीरो थे, इन्होंने बहुत ये काम किया। देखो ये मोहन सिंह थे। और ये CR दास, CR दास वैसे व्यक्ति थे जो सुभाष चंद्र बोस जी इन्हें अपना गुरु मानते थे। ये CR दास थे। इसके बारे में कुछ और कहा जाता है, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। जापान की पूरी फौज मिलकर के ब्रिटिश को जड़ से खत्म करना चाहती थी। इसके लिए बैटल ऑफ इम्फाल हुआ। तो 8 मार्च 1944 के आसपास जापान की सेना ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया, ये इम्फाल वाला एरिया पर। ये देखो बहुत सारे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, बहुत सारे इंडियन थे और बहुत सारे जापानी सेना थे। ये सब मिलकर के ब्रिटिशर को कूच कूच के बालक बहुत मार मारे। ये पूरा कहानी इससे जस्ट मार्च में ही हुआ। अब मार्च अप्रैल में वाला ये हो गया, बैटल ऑफ कोहिमा हुआ, ये भी भारत में ही हुआ। और ये भी लंबे समय तक क्या 3-4 अप्रैल मई जून जुलाई जून तक चला था। 2-3 महीने के आसपास लड़ाइयां चली। अब बैटल ऑफ कोहिमा का भी जबरदस्त लड़ाइयां चली थी। और कुछ कहा जाता है आजाद हिंद फौज। ये देखो ये INA है। और INA की स्थापना 1942 के आसपास हुआ था, जिसमें से 40,000 से ले 85,000 लोगों को इन्होंने जोड़ा था। और भारत सरकार, देखो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत सरकार, आजाद हिंद फौज की जो सरकार थी वो 1,000 रुपया का नोट भी चला लिया था। ये अपना बैंक भी चलाते थे। ये अपना पोस्टर जो पोस्टर, देखो ये बिल्कुल फ्लैग है, ये बिल्कुल फ्लैग है। आजाद हिंद एक शेर का चित्र बनाया था। और बहुत सारे इन्होंने फौज खड़ा कर दिया था। ये अपनी सरकार बना ली थी, करेंसी नोट भी कर लिया था। बहुत सारे इन्होंने काम किया था। लेकिन कहते हैं ना कि सुभाष चंद्र बोस जी फिर ताइवान, ये डेट है 8 अगस्त 1945 में ताइवान से जब वो जा रहे थे, उसके बाद ये इनकी जहाज नहीं मिली और ना तो ये मिली। ये ऐसे व्यक्ति आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और आज भी हमें सराहनीय मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश को आजाद कराने में इन्हीं का हाथ है। और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, मानते हैं उन क्रांतिकारियों को भी नाम आता है, लेकिन उसमें से सबसे अगर सुप्रीम का हमारे भारत में तकरीबन, अगर आप हाउस ऑफ कॉमन्स में देखोगे ना, तकरीबन 4 लाख से भी कहीं ज्यादा क्रांतिकारियों को उसमें नाम मेंशन कर रखे हैं। लेकिन उसमें से मेरे को ऐसा लगता है सबसे ज्यादा सुप्रीम, सबसे ज्यादा माइंडेड व्यक्ति अगर कोई थे तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। भारत सरकार जितनी बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बनाया, उससे भी कहीं बड़ी प्रतिमा इनका बनाना है। जब प्रतिमा आपको बनाना ही है तो सुभाष चंद्र बोस जी का भी बनाओ भाई, बहुत बड़ा भव्य प्रतिमा बनाओ। चलो जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।